मॉर्निंग एवरीवन। देखो, हमने लास्ट ना मोल कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक पढ़ा था, जिसके अंदर हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करी थी और मैंने टॉपिक आपको समझाया था। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक मैं रिवाइज करूँगा वो हमारे पास में होगा यहाँ पर। उसका नाम है परसेंटेज कंपोजिशन। क्या नाम है? परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है। तो परसेंटेज कंपोजिशन मतलब कोई भी कंपोजिशन आपके पास में है, कोई भी कंपाउंड आपके पास में है, तो उस कंपाउंड के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले ईच ऑफ एलिमेंट या ईच ऑफ एटम्स का कितना कंट्रीब्यूशन है बाय द परसेंटेज इन ओवरऑल या कंप्लीट परसेंटेज के अंदर। मतलब कोई भी कंपोनेंट, जैसे मान लो कि हमारे पास में एक फॉर्मूला ये हमारे पास में A4 है। ठीक है। तो A4 का मतलब कितने A हैं? 4A का कंट्रीब्यूशन इसमें हो रहा है। तो अगर ओवरऑल अगर 100% अगर है तो यहाँ पर ईच या एवरी जो ए है, जो एटम है या जो भी एलिमेंट होगा, उसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ यहाँ पर? 25%। तो यहाँ पर हम उस कंपोजिशन के अंदर क्या निकालेंगे? परसेंटेज निकालेंगे। मतलब जो कंपोजिशन के अंदर जितने भी टाइप्स ऑफ एलिमेंट या एटम्स प्रेजेंस होंगे उनका परसेंटेज टर्म निकालेंगे कि उसका कंट्रीब्यूशन उस मॉलिक्यूल में, उस कंपाउंड में या उस कंपोजिशन में कितना है। तो उसके लिए उसने एक फार्मूला दिया। क्या दिया? फार्मूला आपको याद रखना है, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल टू मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू होता है मास ऑफ एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है। जिस कंपाउंड के बारे में बात करूँ उस कंपोनेंट का मास, वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपोनेंट का मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, और उस पूरे कंपाउंड का मोलर मास इनटू में परसेंटेज निकालने तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ गए मेरी बात को? अब आप देखो, इसके अंदर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सिंपल वे के अंदर। ठीक है। एग्जांपल मैंने क्या लिया? एग्जांपल मैंने ले लिया, मान लो कि यहाँ पर H2O है। तो H2O के अंदर हमें H का परसेंटेज निकालना है और O कितना परसेंटेज इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। O का परसेंटेज कितना? 3 वाली में क्या हमारे पास में यहाँ पर एलिमेंट है, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन और एक क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है। फिर वो देखा कि इसका सॉल्यूशन कैसे आया। हमारे पास में सॉल्यूशन आया, हमने हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1 है। ऑक्सीजन का कितना है? 16। H2O का मोलर मास कितना है? 2 प्लस में 16 मतलब कितना है? 18 है। कितना है? 18। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, सबसे पहले हम हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक। मास परसेंटेज, हाइड्रोजन कितने एलिमेंट थे? 2 एलिमेंट। तो 2 एलिमेंट का मास कितना हो गया? 2 हो गया। मैंने 2 का निकाल लेता हूँ सीधा मैं। ठीक है। और अगर एक का निकालना तो उसको हाफ कर देंगे। डिवाइड बाई मोलर मास कितना है? 18 इनटू में 100, क्या आ गया? 9। मतलब 100 अपॉन में 9। परसेंटेज कितना निकल के आया? 11.1%। समझ गए मेरी बात को? तो ये बात करी हमने यहाँ पर किसकी? हाइड्रोजन के कंट्रीब्यूशन की। सेम तरीका किसका है? ऑक्सीजन परसेंटेज का होगा। सेम किसका होगा? ऑक्सीजन परसेंटेज का होगा। तो क्या होगा? ऑक्सीजन का मास 18, ये 16 और 18 इंटू में 100, क्या आ गया हमारे पास में? हमने इसको डिवाइड किया तो कितने से आया? अगर ये 8 ये 9 हो गया ना, तो क्या है मेरे पास में? 800 अपॉन में 9, ये अप्रोक्स आके यहाँ पर आया 88.8%। कन्फर्मेशन करने के लिए दोनों को जोड़ दो, अप्रोक्स 100 बैठना चाहिए। ठीक है। एक्यूरेसी तो चलो ऊपर नीचे डेसिमल हो जाता है इस तरीके से। और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल जो आप कर लेना। क्या है न्यूमेरिकल? कि हमारे पास में MgSO4 है। MgSO4 के अंदर आपको Mg का परसेंटेज, सल्फर का परसेंटेज और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है। और मैग्नीशियम का मोलर मास जो है वो है 24। सल्फर का मैं दे देता हूँ आपको 32 और ऑक्सीजन कितना है? 16। तो ये है परसेंटेज कंपोजिशन वाला टर्म। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये बात करी हमने इस टर्म की।
अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास में है मैं बता देता हूँ, वो क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला EF एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF, EF एंड MF। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, दोनों को समझाना अपने को। देखो ठीक है, क्या है एम्पेरिकल फार्मूला, क्या है समझना। एम्पेरिकल फार्मूला है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ वेरियस एटम, ऑफ वेरियस एटम जो प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, जो प्रेजेंट कहाँ है, प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, जो एक कंपाउंड में क्या है प्रेजेंट। जैसे मान लो कि बेंजीन है, तो बेंजीन का ये कंप्लीट फॉर्मूला है, इसका एम्पेरिकल क्या होगा, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगा, C और H। तो ये क्या कहलाता है, एम्पेरिकल फार्मूला कहलाता है। वही मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है ये सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, वेरियस एटम का। और ये क्या होता है, ये कंप्लीट फार्मूला होता है, कंप्लीट फार्मूला होता है, फार्मूला विद एग्जैक्ट, किसके साथ में, एग्जैक्ट नंबर के साथ में, एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो मतलब सिंपल सा क्या है कि एम्पेरिकल फार्मूला, सुनो, एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन होता है ईच ऑफ एवरी एलिमेंट जो होता है, ठीक है, विद एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट नंबर के साथ में। जैसे बेंजीन अगर है तो C6H5 क्या हो गया, यहाँ पर बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, ये एग्जैक्ट नंबर के साथ में। और इस एग्जैक्ट नंबर का सिंपलेस्ट होल नंबर जो रेशो हमने निकाला और उस नंबर ऑफ रेशो के थ्रू हमने इसको जब रिप्रेजेंट किया तो उसका वो सिंपलेस्ट टर्म या स्मॉलेस्ट जो यूनिट टर्म जो होगा वो किसकी तरह वर्क करेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला की तरह क्या करेगा, वर्क करेगा, ठीक है। अब देखो एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या रिलेशन है, देखते हैं कंटिन्यू। देखो नेक्स्ट क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। क्या रिलेशनशिप है, देखो सिंपल सा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो बना हुआ होता है वो नंबर ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला यूनिट से मिलके बना हुआ होता है। n क्या है यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर, नंबर ऑफ यूनिट, और यहाँ पर जो कंपोनेंट के अंदर क्या आएगा, एम्पेरिकल फार्मूला जो हम निकालेंगे वो टर्म यूज होगा, ठीक है। अब हमारे पास में n निकालने का टर्म क्या है, n निकालने का फार्मूला है मोलर मास जो आपको गिवन होगा, और उस मोलिकुलर मास को आप एम्पेरिकल फार्मूला मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपका n कहाँ हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और EF से क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल मैं आपको करवाता हूँ, न्यूमेरिकल पहले लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। देखना, एक कंपाउंड कंटेन, ठीक है, 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन, ठीक है। इट्स मोलर मास is 98.96%, 98.96 gram. What are its empirical formula and
मॉलिक्यूलर फार्मूला, व्हाट आर इट्स एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। अब आप देखो, सबसे इससे पहले सबका अपने पास में परसेंटेज, मास परसेंटेज दे रखा, तो मैं परसेंटेज को ग्राम में चेंज कर लूँ। सॉल्यूशन देखना है इसका, हाइड्रोजन कितना है 4.07 ग्राम परसेंटेज में चेंज कर लेता हूँ, और कार्बन कितना है हमारे पास में 24.27 ग्राम, क्लोरीन कितना हमारे पास में, क्लोरीन है 71.65 ग्राम, और मोलर मास पूरा दे रखा है हमारे पास में कितना 98.96 ग्राम। हमें क्या निकालना, पहले इम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। तो इम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए हमारे पास में एक टेबल टर्म यूज करेंगे जो आपको याद रखनी है। उस टेबल टर्म में क्या क्या अपने को करना है, ठीक है। सबसे पहले उस टेबल में हम एलिमेंट, सिस्टमेटिक तरीका ये है, पहले एलिमेंट का नाम लिखेंगे आप, फिर उस एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखेंगे, फिर परसेंटेज मास लिखेंगे जो गिवन होगा अपने पास में, फिर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद में हम क्या लिखेंगे उसके अंदर, होल नंबर रेशो निकालेंगे, ठीक है, होल नंबर ऑफ रेशो निकालेंगे, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसको सिंपल होल नंबर रेशो में चेंज करेंगे। किसमें, सिंपल होल नंबर रेशो में, ठीक है, इस तरीके से। अब एलिमेंट देखो, एलिमेंट हमारे पास में हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्लोरीन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कार्बन का 12 है, क्लोरीन का 30.55। गिवन मास कितना है, परसेंटेज मास कितना है इनका, हाइड्रोजन का 4.07, इसका 24.27 ग्राम, इसका है 71.6 ग्राम। नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला एन सिंबल इसका होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास कौन सा है, ये परसेंटेज गिवन मास है, मोलर मास एटॉमिक मास जो दे रखा है ये है। तो सबको डिवाइड करो, इसका है हमारे पास में 4.07 गिवन मास डिवाइड बाई 1, तो कितना आ गया 4.07 ही आ गया। इसका कितना है 24.27 है, डिवाइड बाई 12 है, कितना आएगा अप्रोक्स 2। इसका भी 71.65 है, डिवाइड बाई 35.5, तो अप्रोक्स कितना आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर होल नंबर ऑफ रेशो निकालने का तरीका क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। होल नंबर ऑफ रेशो निकालने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स जो अपने पास में आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ईच ऑफ एलिमेंट का, डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट मोलर वैल्यू, स्मॉल मोलर वैल्यू जो हमारे पास में मोल की वैल्यू होगी उससे अपन क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे। मतलब यहाँ पर क्या है हमारे पास में, यहाँ जो टर्म है वो क्या है कि होल नंबर में 4.07 में छोटी वैल्यू क्या है 2 है, तो ये अप्रोक्स कितना आ गया 2 आ गया, 2 अपॉन में 2 ये 1 आ गया, 2 अपॉन में 2 ये कितना आ गया 1। समझ गए मेरी बात में। तो हाइड्रोजन कितना आ गया हमारे पास में 2, सिंपल होल नंबर इसको, कार्बन का कितना आ गया 1 और क्लोरीन कितना आ गया 1। तो मतलब इम्पेरिकल जो फॉर्मूला आया उसमें हाइड्रोजन 1 है, कार्बन 1 है और क्लोरीन कितना है 1। हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 1 है और क्लोरीन कितना हमारे पास में 1 है। तो ये कार्बन 1, ठीक है, क्लोरीन कितना है, हाइड्रोजन कितना हमारे पास में 2 और क्लोरीन कितना है 1। ये इम्पेरिकल फार्मूला आ गया। अब इस इम्पेरिकल फार्मूला का क्या निकाल लूँ, मोलर मास निकाल लो। इम्पेरिकल फार्मूला का मोलर मास हम निकाल लेते हैं। तो कार्बन कितना है 12, हाइड्रोजन कितना है 2 और क्लोरीन है 35.5। टोटल करने पर हमारे पास में आया 49.5 ग्राम मोलर मास आ गया इम्पेरिकल फार्मूला का। तो इम्पेरिकल फार्मूला तो ये निकल गया। अब हम निकाल लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है n इंटू में इम्पेरिकल फार्मूला। n निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। n क्या फार्मूला है, मोलर मास 98.96 अपॉन में इम्पेरिकल मास 49.50 लगा लेता हूँ ग्राम, और डिवाइड करने पर अप्रोक्स कितना आ गया, n की वैल्यू 2 आ गई। तो n अगर 2 है तो इम्पेरिकल फार्मूले में पुट कर दो, n 2 है। इम्पेरिकल फार्मूला क्या था, CH2C है। तो ईच ऑफ एटम कितना हो गया, कार्बन 2, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया और क्लोरीन कितना हो गया 2। दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो आई होप आपको यहाँ पर ये टर्म समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये बात करी हमने इसके अंदर। नेक्स्ट देखो कंटिन्यू। अब इसमें एक टर्म और दे रखा है, क्या, छोटा सा टर्म है, व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। सब जानते हैं क्या होती है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका रिप्रेजेंटेशन, केमिकल चेंज का रिप्रेजेंटेशन किसी भी रिएक्शन के अंदर। समझ गए मेरी बात को। दूसरा, सिंबल जो होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन। और तीसरा, जो उस रिएक्शन में जो फॉर्मूला इन्वॉल्व होते हैं, फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस जो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उन सब का रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है किसी भी रिएक्शन के लिए, इट्स कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इट्स कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, एक होता है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या होता है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, बोलता है रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम फर्स्ट और लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन द नॉन एज अ लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ध्यान रखना, जिनकी स्मॉलेस्ट अमाउंट के अंदर एक रिएक्टेंट कंपोनेंट कंप्लीटली कंज्यूम होकर के अपने आप को किस में चेंज कर लेता है, प्रोडक्ट में चेंज कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल दूध का दही में जमना, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो दूध का दही में बनना क्या होगा, इसके अंदर स्मॉल क्वांटिटी हम एज ए लिमिटिंग एजेंट के रूप में क्या डाल दें, छाछ डाल दें, कोई खटाई डाल दें। सिंपल सी बात है कि वहाँ पर उसका लिमिटिंग अमाउंट उस रिएक्टेंट कंपोनेंट जो दूध था, मिल्क था, उसको चेंज किस में कर दिया, उसने कर्व में चेंज कर दिया। तो उसकी ये प्रॉपर्टी, जो ये इस टाइप के जो कंपोजिशन होते हैं, कंपोनेंट जो होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग एजेंट के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास में कुछ कंसंट्रेशन टर्म है, उनको और देख लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन इन सॉल्यूशन या सम फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में कंसंट्रेशन की डिफाइन होती क्या है। एक कोई पूछे व्हाट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन है कि द नंबर ऑफ कंपोनेंट, कोई भी कंपोजिशन आपके पास में, उसके नंबर ऑफ मोल्स या कंपोनेंट डिजोल्व है किसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। मतलब कंसंट्रेशन का सिंपल डिफाइन क्या होता है कि द नंबर ऑफ मोल, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट जो डिजोल्व है किसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, कि कितना नंबर ऑफ मोल कंपोजिशन का जो है वो घुला हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, वो किसी भी सॉल्यूशन की क्या कहलाती है, कंसंट्रेशन कहलाती है। और उस कंसंट्रेशन टर्म को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, उसको समझाने के लिए यहाँ पर कुछ डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म हमने क्या करे हैं, यूज़ करे हैं। तो देखते जाओ, एक एक करके हम समझाते जाते हैं सारे के सारे। उसमें पहला हमारे पास में जो है वो है मास परसेंटेज। कैसे निकालते हैं मास परसेंटेज, बोल मास परसेंटेज निकालने के ना तरीके होते हैं। एक क्या होता है कि एक घुलने वाला और घुलने वाले कंपोनेंट की नेचर पे डिपेंड करता है। आपको ये पता होगा कि सॉल्यूशन जो होता है ना, हम कंसंट्रेशन किसकी निकालते हैं, सॉल्यूशन की निकालते हैं। सॉल्यूशन जो होते हैं वो बाइनरी कंपोनेंट होते हैं। बाइनरी क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, जो किससे मिलके बना हुआ होता है, जो सोल्यूट प्लस में सोलवेंट के मिलने से बनते हैं। सोल्यूट और सोलवेंट के मिलने से जो कंपोजिशन बनता है वो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो हाँ, कई बार क्या होता है कि सॉल्यूशन और सोल्यूट जो कंपोनेंट हैं उनकी स्टेट ऑफ नेचर कैसी होगी ये डिपेंड करेगी मास परसेंटेज निकालने के लिए। एक क्या होता है कि भाई ये सॉलिड, ये भी सॉलिड हो सकता है। एक क्या हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है। एक क्या हो सकता है, ये सॉलिड और ये लिक्विड। तो तीनों स्टेटमेंट के लिए परसेंटेज ऑफ टर्म जो हम यूज़ करेंगे वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा। तो उसमें पहला हमारे पास में है वेट इन वेट परसेंटेज। वेट इन मतलब मास इन मास परसेंटेज की बात करता हूँ मैं। तो उसमें क्या है, जो मास ऑफ सोल्यूट है, जो सोल्यूट हमारे पास में, उसका मास अगर मैं घोल दूँ किसके अंदर, सॉल्यूशन के मास में, और डिवाइड कर दूँ कितने से, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से, तो क्या निकल जाएगा, मास परसेंटेज। ऐसा है वॉल्यूम इन वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब घुलने और घोलने वाले दोनों कैसे हैं, लिक्विड। ये कब है, जब दोनों सॉलिड हो। ये कब है, जब दोनों लिक्विड हो, वॉल्यूम इन वॉल्यूम। ठीक है,
वॉल्यूम इन वॉल्यूम वाला टर्म, तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व किसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर इनटू में 100 टर्म। समझ गए मेरी बात को, ये बात की हमने इसके अंदर। और लास्ट वाला इसमें क्या है, वेट इन वॉल्यूम टर्म, वेट इन वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब घुलने वाला सॉलिड, घुलने वाला लिक्विड है, मतलब मास ऑफ सोल्यूट डिजोल्व है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो कोई भी टर्म आपको निकालना हो, वेट इन वेट के लिए, मास इन मास के लिए, वॉल्यूम इन मास के लिए, या वेट इन वॉल्यूम के लिए, तो आप इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको मास ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए या गिवन होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन भी आपको पता होना चाहिए या गिवन होगा, और इनटू में 100 से क्या करें आप मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ठीक है। नोटबुक में मैंने आपको क्वेश्चन करवा रखे हैं, उसकी प्रैक्टिस आप खुद करें। देखो नेक्स्ट टर्म हमारे पास में कंसंट्रेशन का क्या है, नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। सेकंड हमारे पास में है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है काई, इस तरीके से। ठीक है, मोल फ्रैक्शन जो है एक रेशो टर्म होता है, किसका, मोल फ्रैक्शन जो टर्म है, एक ये जो मोल फ्रैक्शन टर्म जो है एक रेशो टर्म होता है, किसका रेशो, नंबर ऑफ मोल ऑफ एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स को, सॉल्यूशन हमारे पास में उसके नंबर ऑफ मोल्स टोटल, और उसके अंदर जो हम किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट की बात करें उसके नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन कहलाता है। समझाता हूँ, देखना। एक सॉल्यूशन बना हुआ है ए और बी के मिलने से, एक ए बी सॉल्यूशन है जो ए और बी के मिलने से क्या हुआ है, बना हुआ है। तो ए जो है हमारे पास में उसके मोल फ्रैक्शन का टर्म है एक्स ए, बी का मोल फ्रैक्शन है एक्स बी, ए के नंबर ऑफ मोल है एन ए, बी के नंबर ऑफ मोल है एन बी। और जब ये दोनों अगर मिल जाएं तो ये जो नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे हमारे पास में, टोटल नंबर ऑफ मोल किसके आ जाएंगे, सॉल्यूशन के आ जाएंगे। तो अगर मैं ए को क्या मान लूँ, सोल्यूट मान लूँ, और बी किसका मान लूँ मैं, सोलवेंट का, तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन अगर सोल्यूट ए का निकालना हो, मतलब एक्स ए का निकालना हो, तो ए के नंबर मोल्स एक कंपोनेंट के नंबर मोल हो गए, और यहाँ पर इन दोनों के नंबर मोल इस तरह टोटल से ऐसे आएगा, एन ए प्लस में एन बी, और इन टोटल के नंबर मोल्स एन ए प्लस में एन बी। ऐसे अगर मुझे बी के मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो बी के नंबर मोल्स अपॉन में टोटल नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सिंपल तरीका है। और किसी भी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, चाहे वो ए हो चाहे बी हो, नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन होगा, मोलर मास भी गिवन होगा, दोनों गिवन होंगे और आप टर्म निकाल सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, जितने भी मोल फ्रैक्शन का सम अगर आप जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा इक्वल होगी यूनिट की। दोनों को जोड़ना, एलसीएम लेना, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होगी, यहाँ पर 1 के। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा इक्वल होता है किसके, 1 के। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये बात करी हमने इसके अंदर। नेक्स्ट टर्म देखो हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट टर्म हमारे पास में है मोलरिटी। मोलरिटी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट याद रखो, डिफाइन याद है। यूनिट क्या होती है इसकी, मोल पर लीटर, मतलब ठीक है, डिनोट हमने कर दिया कैपिटल एम से। मतलब डिफाइन क्या होगा इसका, मोलरिटी इक्वल क्या होती है, फॉर्मूला बताता हूँ सीधा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। समझ गए, कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट घुला हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके अंदर, लीटर के अंदर, इट्स कॉल्ड
मोलरिटी। क्या कहलाती है वो? मोलरिटी कहलाएगी। मतलब कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास अपॉन में मोलर मास, मैं आपको बार बार बताता जा रहा हूँ, ये ध्यान रखना इसका, ठीक है। तो मोलरिटी किसी भी निकालनी है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है लीटर। अगर हमारे पास में से 500 ml दे दिया, लीटर में चेंज कर लोगे ना आप, 0.500 लीटर चेंज कर लेना आप। समझ गए मेरी बात को? इस तरीके से आपको बदलना है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास में है इसी से रिलेटेड मोलरिटी। मोलरिटी और मोलरिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला और यूनिट क्या आएगी? मोल पर केजी। मोल पर केजी आएगी। क्या आएगी? मोल पर केजी। तो क्या होती है मोलरिटी? सिंपल डिफाइन देखो इसका, स्मॉल m इज इक्वल टू क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolve in mass of solvent in किलोग्राम। समझे मेरी बात को? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मतलब यहाँ पर सॉल्वेंट का मास किस में लेना है? किलोग्राम के अंदर। नंबर ऑफ मोल तो उसी तरीके से निकलेगा, पर जो हम मास ऑफ, यहाँ सॉल्यूशन नहीं है, ध्यान रखना, यही तो डिफाइन है। यहाँ सॉल्यूशन इन लीटर, यहाँ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, और वो भी किसका टर्म है? मास टर्म है। ध्यान रखना इसका, ठीक है। तो यहाँ पर बात करी हमने मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। वही चीज़ किलोग्राम को आप ग्राम में चेंज करेंगे तो आपको करना आता है सिंपल से वे में, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर ये कंसंट्रेशन टर्म आपको समझ में आए होंगे। तो ये यूनिट का जो है रिवीजन जो है, ब्रीफ रिवीजन मैंने आपको करवा दिया। फिर भी किसी बच्चे को अगर डाउट है, इनके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें, ठीक है, जो एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। और डाउट है तो क्लियर करें। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो रिवाइज करवाऊंगा मैं, केमिकल बॉन्डिंग वाला, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।